ऑल राइट, तो आज हम देखने वाले हैं भूल भुलैया 3 का मूवी एक्सप्लेनेशन स्टोरी। तो अगर आपने अब तक भूल भुलैया 3 देखा नहीं है तो डोंट वरी, आज का वीडियो पूरा देखना। आपको भूल भुलैया 3 का पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा विजुअल्स के साथ में। तो आपको भूल भुलैया 3 देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जो 2-2.5 घंटे का मूवी है उसके बजाय आप इस 20 मिनट के एक छोटे से वीडियो को देख लोगे तो आपको मूवी देखने का मन करेगा नहीं, क्योंकि स्टोरी अगर आप समझ गए विजुअल्स के साथ में कट टू कट तो फिर मूवी देखने की क्या ज़रूरत है। तो यस, आज हम देखने वाले हैं भूल भुलैया 3 का मूवी एक्सप्लेनेशन स्टोरी, जो यूट्यूब चैनल है जिसके वीडियो का आज हम देखने वाले हैं मूवीज टाइम। तो जाके आप ओरिजिनल चैनल को भी जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मूवीज़ के रिलेटेड ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि दर्शकों पर भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजिया और स्त्री 2 ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब धमाल मचाया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट थी। अब बीते कुछ सालों में बढ़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भूल भुलैया 3 मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1824 में बंगाल से, जहां पर कि हमें रक्तघाट के राजा को दिखाया जाता है और फिर राजा अपने महल के नाचने वाली लड़की को घसीटते हुए महल के बाहर ले जाते हैं। ये लड़की कौन थी ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा बताया गया कि ये मंजुलिका थी। बाद में राजा ने इसे सभी के सामने जिंदा जला दिया था और जब वो जलकर राख हो गई और जब सभी यहाँ से चले गए तो उसकी आत्मा बाहर निकल कर आई। उसने एक मास्क पहना और जिसने उसे आग लगाई थी यहाँ उस औरत ने उसे जान से मार दिया। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और आज के वक्त में रूहान रूह बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पाखंडी बाबा बना रूहान अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत बाधा बताकर और गंगा जल की पिचकारी मारकर माफ करवाता है। इसके बदले उनकी कीमती चीजों को वो साबित बताकर उनसे वो चीज छीन लेता है। लेकिन ये ढोंगी रूह बाबा नहीं जानता कि जल्द उसकी मुलाकात एक असली भूत से होने वाली है जो उसकी नाक में दम कर सकता है। तो रूह बाबा की सर्विस को इस्तेमाल करने वालों को भी पता है कि वो फर्जी बाबा है और उन्हीं में से एक थी मीरा और उसके मामा। उन दोनों को मालूम है कि रूह बाबा फर्जी बाबा है। वो उसका वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी ये फर्जी सर्विस चाहिए, बदले में हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। तो मीरा बाबा रूहान को अपने गाँव रक्तघाट ले जाती है, जहाँ पर पहुँचने के बाद गाँव के सभी लोग रूह बाबा को घूर कर देखने लगते हैं और मालूम चलता है कि रक्तघाट की ये हवेली दरअसल में 1000 करोड़ रुपए की है। लेकिन मीरा के परिवार वालों को लगता है कि उनकी हवेली में एक मंजुलिका नाम की भूतनी कैद है, इसलिए वो ना हवेली में रह पाते हैं और ना ही उसे बेच पाते हैं। मगर मीरा भूत प्रेतों में नहीं मानती है, इसलिए वो फर्जी बाबा रूह बाबा को लेकर आई है। और मालूम तो ये भी चलता है कि ये सभी लोग हवेली के सामने ही एक तबेले में रहते हैं और इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा गरीब है। राजा महाराजा परिवार के होते हुए भी ये लोग इतने गरीब हैं। अब जो बस ये इंतजार कर रहे हैं तब वो हवेली के बिकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि इनके पास पैसे आ जाएं और इनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। अब रात को मीरा रूहान को राजपुरोहित से मिलवाती है और राजपुरोहित यहाँ पर इस महल के बारे में रूहान को सब कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कि आज से 200 साल पहले यहाँ राजा की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम मंजुलिका था। मंजुलिका हर एक चीज में बहुत तेज थी, जैसे नृत्य करना हो, हथियार चलाना हो, वो सभी चीज में निपुण थी और उसे ऐसा लग रहा था कि आगे चलकर वही इस गद्दी को संभालेगी। लेकिन कुछ समय के बाद राजा की दासी से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था देवेंद्रनाथ। जैसे जैसे देवेंद्रनाथ बड़ा होता गया, देवेंद्रनाथ के लिए राजा का प्यार भी बढ़ता गया और फिर राजा ने डिसाइड किया कि उनकी गद्दी मंजुलिका नहीं बल्कि उसका बेटा देवेंद्रनाथ संभालेगा। जबकि मंजुलिका को ऐसा लग रहा था कि वो इस गद्दी को संभालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वो देवेंद्रनाथ से जलने लगी और उसने देवेंद्रनाथ को एक दिन मार भी दिया। लेकिन जब ये बात मंजुलिका के फादर मतलब कि राजा को मालूम चली तो उन्होंने सभी के सामने मंजुलिका को जिंदा जला दिया। लेकिन फिर तब से मंजुलिका की आत्मा भटकने लगी और मंजुलिका ने यहाँ अपने पिता को जान से मार दिया था। और फिर बाद में राजपुरोहित के पूर्वजों ने यहाँ इस महल में एक बहुत बड़ा हवन करके मंजुलिका को एक कमरे में कैद कर दिया। और वैसे स्टार्टिंग का ये जो हॉरर वाला सीन था ना, ये स्केरी तो था लेकिन इतना भी नहीं था जिस तरीके से भूल भुलैया पार्ट 2 में था।
लेकिन ये वाला ओके मेरे को समझ में आता हमेशा जो बुलबुला का जो सीरीज है ना, बल्कि बुलबुला पार्ट 1 वो उसमें एकदम यूनिक था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ना हमने मंजुलिका वाला कोई ऐसा सीन देखा था। लेकिन उसी स्टोरी को वापस बुलबुला 2 और बुलबुला 3 में मंजुलिका आती है, बाद में मारती है, वही दिखाया। तो ऐसा ये बॉलीवुड वाले आजकल स्टोरी पे ध्यान दे नहीं रहे, इनको बस नोट छापना है बस। के ऊपर एक भैरव कवच चढ़ा दिया। कहा जाता है कि मंजुलिका इसी कमरे में कैद है और भैरव कवच के कारण वो बाहर नहीं आ पा रही है, और भैरव कवच सिर्फ उसे बाहर आने से रोक सकता है। अगर वो बाहर आ गई तो मंजुलिका पूरे शहर में तबाही मचा देगी। राजपुरोहित यहाँ पर रूहान को एक बात और बताता है कि राजपुरोहित के पूर्वजों ने उन्हें एक बात और बताई थी कि मंजुलिका को सिर्फ एक ही शख्स मार सकता है जो कि राजा के घर का हो, वो पुनर्जन्म लेकर वापस आएगा। मालूम चलता है कि गांव के लोग यहाँ रूहान को इसलिए घूर कर देख रहे थे क्योंकि रूहान की शक्ल देवेंद्र नाथ से मिलती है, और यहाँ राजपुरोहित को ऐसा लगता है कि रूहान ही वापस आया है पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका को मारने के लिए। जबकि रूहान को तो हवेली पर इसलिए लाया गया है ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन एक नकली पूजा करके यहाँ मंजुलिका को भगा दे और ये हवेली बिकने लायक हो जाए। जिसके बाद अगले ही दिन रूहान का एक राज अभिषेक किया जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल देवेंद्र नाथ से मिलती है इसलिए उसे राजा के रूप में सब स्वीकार कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडितायन की, जिनका मानना यह है कि रूह बाबा कोई असली बाबा नहीं बल्कि एक पाखंडी है जो कि यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन यहाँ पर रूह बाबा एक चाल चलता है। अब क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ है इसलिए वो गांव वालों से कहता है कि 200 साल पहले ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने राजा का सोना चुराया था, जबकि ये लोग तो राजा की सेवा किया करते थे, इसलिए इस जन्म में भी ये लोग यही करेंगे और ये मेरी सेवा वगैरह करेंगे। तो उन पंडितों को उसकी बात माननी पड़ती है, वरना चोरी के इल्जाम में उन्हें यहाँ पर बहुत पिटना पड़ेगा। अब आगे हमें मालूम चलता है कि मीरा रूहान को पसंद करती है और कहीं ना कहीं रूहान भी मीरा को पसंद करता है। और फिर अगले दिन मलिका नाम की औरत की एंट्री होती है जो कि सभी को बताती है कि वो हेरिटेज के लिए काम करती है और इस हवेली में भी वो अपना काम करने के लिए आई है। यहाँ वो रूहान को ये सारी बातें बता रही थी, लेकिन जब से मलिका इस हवेली में आई है तब से हवेली में बहुत ही सुपर नेचुरल जैसी चीजें होने लगी है, जैसे देवेंद्र नाथ की तस्वीर का जल जाना, तो कभी रेडियो से मंजुलिका की आवाज आने लगना। और जब से मलिका यहाँ पर आई है तब से रूहान को रात को डरावने सपने भी आने लगे हैं। और फिर एक दिन रूहान देखता है कि जिस दरवाजे के पीछे मंजुलिका कैद है वो दरवाजा भी खुल चुका है, और दरवाजे खुलते ही यहाँ पर बहुत सारी सुपर नेचुरल एक्टिविटी होने लगती है। कोई उनके ऊपर बार बार हमला कर रहा था, लेकिन तभी सामने यहाँ पर मलिका आती है और वो उन्हें इन पंडितों के सामने ले जाती है। और मालूम चलता है कि दरअसल में इतने दिन से जो इंसान डरा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यही पंडित थे। और इनके बारे में अब हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ये लोग हल्दी घाटी में रहा करते थे। लेकिन राजपाल यादव का जो कॉमेडी अगर आपने देखा ना, पहले पार्ट में बहुत मस्त था, लेकिन तीसरे पार्ट में भी ऐसा लग रहा था कि वो पार्ट 1 का जो रिमाइंडर है वो दो कि वो याद रख के पार्ट 3 में कॉमेडी कर रहा है। तो पार्ट 1 का जो राजकुमार का कॉमेडी था मस्त था, लेकिन पार्ट 3 में ओके। वहाँ तूफान और आंधी आने की वजह से इनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया था। बाद में ये लोग यहाँ पर पहुंचे। जब वो इस हवेली में पहुंचे तो इन्हें पता चला कि ये तो मंजुलिका भूतनी की हवेली है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए तो मालूम चला कि मंजुलिका जिस दरवाजे के पीछे कैद है वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अब क्योंकि ये लोग बेघर हो चुके थे और इन्हें रहने के लिए कोई घर भी चाहिए था, इसलिए वो इसी हवेली में रहने लगे थे और लोगों को डराने भी लगे थे। इसी वजह से तो कोई भी इस हवेली को नहीं खरीद रहा था। अब जब रूहान को ये बात मालूम चली कि दरवाजे के पीछे मंजुलिका नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और वो राजा से कहता है कि वो दुर्गा अष्टमी तक इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो तो कल ही लोगों के सामने पूजा कर देगा और बता देगा कि उसने मंजुलिका को यहाँ से भगा दिया है। बदले में यहाँ पर रूहान मलिका से कहता है कि क्या तुम मंजुलिका बनकर दरवाजे के पीछे मंजुलिका की एक्टिंग करोगी, जिस पर कि यहाँ मलिका हाँ बोल देती है। तो अगले दिन मलिका मंजुलिका की एक्टिंग करती है दरवाजे के पीछे, लेकिन मलिका की एक्टिंग इतनी रियल थी कि ऐसा लग रहा था कि मलिका के अंदर ही मंजुलिका है। ये चीज रूहान ने भी कहीं ना कहीं देख ली थी, पार्ट 1 की याद आ जाएगी आपको। लग रहा था। तब यहाँ पर राजपुरोहित आता है और वो यहाँ रूहान को समझाता है कि ये बहुत ही गलत है क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है। लेकिन रूहान उनकी बात नहीं मानता है क्योंकि ये दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उसे बहुत अच्छे से मालूम है। तो कमरे की पूजा हो जाने के बाद इन्हें एक और खुफिया रास्ते के बारे में मालूम चलता है और इन्हें एक ऐसे दरवाजे के बारे में मालूम चलता है जिसके ऊपर भी भैरव कवच चढ़ा हुआ था और उसे पूरी तरह से बंद किया गया था। तो रूहान को ऐसा लगा कि ये दरवाजा भी वैसे ही होगा जैसे पहले वाला था, उसमें भी मंजुलिका नहीं थी तो इसमें भी नहीं होगी, इसलिए वो इस दरवाजे को खोल देता है।
जैसे ही वो इस दरवाजे को खोलता है तो इसके अंदर से बहुत सारे कौवे बाहर निकल कर आते हैं। और तभी यहाँ पर राजपुरोहित आता है और उसने इस महल के बारे में अब सब कुछ पढ़ लिया था। वो यहाँ पर रोहान को बताता है कि इस महल में एक नहीं बल्कि 2 मंजुलिका है। दरअसल में राजा की 2 बेटी हुआ करती थी, एक का नाम मंजुलिका था, दूसरी का नाम अंजुलिका का था। और तभी यहाँ पर हम माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को आता हुआ देख पाते हैं। और तभी राजपुरोहित रोहान को 200 साल पहले की कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि राजा की 2 बेटी थी, मंजुलिका और अंजुलिका। दोनों ही बहुत ही तेज थी, नृत्य में, हथियार में, हर एक चीज में निपुण थी। और यहाँ प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं माधुरी दीक्षित जो कि अपना नाम मंदिरा बताती है। वो रोहान से कहती है कि वो एक जगह की रानी है और वो यहाँ पर इस महल को खरीदने के लिए आई है क्योंकि ये महल उसका है। जब रोहान ने उस दरवाजे को खोला था और जब मंदिरा की एंट्री यहाँ पर हुई थी तो बहुत सारे कौवे उड़ गए थे वो, लेकिन बाद में वो मर भी गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंदिरा और मल्लिका का जब आमना सामना होता है तो दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेते हैं, जैसे वो दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी हो। तो आगे मंदिरा जो है वो राजा से मिलती है और राजा से कहती है कि वो इस महल को 1000 करोड़ में खरीदना चाहती है, लेकिन वो ये इस महल को दुर्गा अष्टमी के दिन खरीदेगी। यहाँ हमें कुछ बातें मालूम चलती है कि जैसे मंदिरा भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानती है, वो मंदिर के अंदर जाने में भी बिल्कुल विश्वास नहीं रखती है। जब से वो यहाँ पर आई है मल्लिका और मंदिरा के ऊपर लोगों को शक होने लगा है कि इन दोनों में से ही कोई मंजुलिका है। और रोहान को ऐसा लगता है कि मल्लिका मंजुलिका है, तो वहीं मीरा को ऐसा लगता है कि मंदिरा मंजुलिका है। तो मंदिरा तो इस महल को दुर्गा अष्टमी के दिन खरीदना चाहती है, लेकिन तभी यहाँ पर खन्ना नाम का एक आदमी आता है और वो इस महल को आज के आज खरीदना चाहता है। तो राजा भी मान जाता है महल बेचने के लिए, लेकिन उसी रात खन्ना की जान चली जाती है। खन्ना को मास्क वाली आत्मा ने मार दिया था। अब महल के अंदर और भी ज्यादा सुपरनेचुरल जैसी चीजें स्टार्ट हो जाती है और लोग पूरी तरह से डर भी चुके थे। रोहान को भी बहुत डर लगा था, इसलिए वो तो यहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। जबकि रोहान और मीरा की तो शादी होने वाली थी, लेकिन रोहान यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। वो यहाँ से कार से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन बार बार वो इस भूल भुलैया से बाहर नहीं जा पा रहा था और महल के अंदर ही आ जाता है। अब राजपुरोहित अगले दिन फिर से रोहान के पास आता है और सिर्फ एक ही दिन बचा था दुर्गा अष्टमी के लिए। तो राजपुरोहित रोहान से कहता है कि उन्हें ये बात मालूम है कि वो एक ढोंगी बाबा है, लेकिन उन्हें अपने पूर्वजों की कही हुई बातों पर भी विश्वास है, जिन्होंने कहा था कि राजा के घर से ही कोई पुनर्जन्म लेकर आएगा और वो मंजुलिका को खत्म करेगा। अब क्योंकि मंजुलिका बाहर है और अगले दिन दुर्गा अष्टमी है, इसलिए वो मंजुलिका को खत्म तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो एक हवन करके वापस से मंजुलिका को उसी दरवाजे के पीछे कैद करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि मीरा जो है वो अलग तरह से बर्ताव करने लगती है, जैसे उसकी बॉडी को किसी ने पजेस कर लिया हो। इससे पहले की बात बिगड़ पाती यहाँ पर रोहान आ जाता है और वो यहाँ पर मीरा को बचा लेता है। मीरा यहाँ पर रोहान को बताती है कि थोड़ी देर पहले वो मंदिरा के साथ बैठी हुई थी। तब यहाँ पर रोहान को समझ आता है कि जरूर मंदिरा ही असली मंजुलिका है। तब रोहान मंदिरा के पास जाने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मंदिरा ही मंजुलिका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंदिरा को यहाँ पर मल्लिका घसीटते हुए ले जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है। वो उसे ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देती है। तो अब सभी को ये बात मालूम चल चुकी थी कि असली मंजुलिका मल्लिका ही है। इसलिए यहाँ पर रोहान मल्लिका के चारों तरफ आग से घेरा बना देता है और खुद बाहर आ जाता है। बाद में वो मंदिरा को उठाने के लिए जाता है क्योंकि उसे बहुत चोट लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही रोहान मंदिरा को उठाता है तो यहाँ पर मंदिरा कहती है कि उसने गलत मंजुलिका को आग के घेरे में डाल दिया है क्योंकि असली मंजुलिका वो है। और फिर मंदिरा यहाँ पर तबाही मचाने लगती है और लोगों को बुरी तरह से मारने पीटने लगती है, यहाँ तक कि वो तो रोहान को भी बुरी तरह से मारने लगती है। तब यहाँ सभी लोग कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर असली मंजुलिका है कौन। तभी मल्लिका बताती है कि असली मंजुलिका हम दोनों में से कोई नहीं है और हम दोनों कोई भूत नहीं है। असली मंजुलिका कोई और है जो कि सभी के सामने आता है और मालूम चलता है कि असली मंजुलिका दरअसल में देवेंद्रनाथ का भूत है। जिसके बाद कहानी फिर से 200 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि बताया जाता कि मंजुलिका अंजुलिका बहन थी और उनका भाई देवेंद्रनाथ था और राजा ने देवेंद्रनाथ को गद्दी सौंप दी थी। और जब गद्दी सौंपी तो अंजुलिका और मंजुलिका को बहुत ज्यादा जलन हुई अपने भाई से। वो बस किसी तरह से अपने भाई को मारना चाहती थी, इसलिए वो दोनों रात को जब देवेंद्रनाथ को मारने के लिए पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका भाई तो मारने लायक ही नहीं है, क्योंकि जब वो कमरे में पहुंची तो देवेंद्रनाथ औरतों की तरह सज संवर रहा था और अमी जे तो मार वाला गाना भी गा रहा था। ये सच्चाई दोनों बहनों को मालूम चल चुकी थी। देवेंद्रनाथ भी उन्हें देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो अपनी बहनों से कहता है कि उसे इस गद्दी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस नाच गाना करना है।
मैं बाहर से भले ही मर्द की तरह हूँ लेकिन अंदर से बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। तब दोनों बहनें कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम लोग गाना गाते हैं और तुम डांस करना। जब यहाँ देवेंद्र नाथ औरतों की तरह डांस करने लगा था तो मंजुलिका तुरंत ही राजा के पास पहुंची और मंजुलिका ने राजा को सब कुछ बता दिया था। जब मंजुलिका ने राजा को सब कुछ बता दिया और जब राजा ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। राजा के साथ साथ पूरी सभा ने भी ये सब कुछ होते हुए देखा था और उनकी नाक कट जाती, इसलिए उन्होंने अपने बेटे देवेंद्र नाथ को मौत की सजा सुनाई। तो फिल्म के पहले सीन में जो हमने औरत को जलते हुए देखा था वो कोई औरत नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ था। उसके जल जाने के बाद यहाँ पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों को भी सजा दी। दरअसल में मंजुलिका चाहती तो वो राजा को ये बात चुपचाप से भी बता सकती थी, लेकिन उसे तो गद्दी चाहिए थी, इसलिए दोनों बहनों ने ऐसा किया। इसलिए राजा ने कहा कि इसकी मौत के पीछे का जिम्मेदार दुनिया सिर्फ और सिर्फ मंजुलिका को मानेगी और भविष्य में अंजुलिका को कोई भी याद नहीं रखेगा और इन दोनों को ही देश निकाला दे दिया जाता है। तो प्रेजेंट सीन में जो सारी चीजें हुई हैं वो सारी चीजें देवेंद्र नाथ ने की हैं और दोनों बहनें जाने अनजाने में ही यहाँ पर पहुंच चुकी थी। देवेंद्र नाथ तो पहले ही दिन यहाँ अंजुलिका और मंजुलिका को मार सकता था, लेकिन देवेंद्र नाथ दोनों बहनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। वो उसी तरह उन्हें मारना चाहता था जिस तरह से उसे मारा गया था। महल में जितनी भी सुपरनेचुरल एक्टिविटी हुई थी वो सारी सुपरनेचुरल एक्टिविटी देवेंद्र नाथ ने की थी। तो अब देवेंद्र नाथ इन दोनों बहनों के साथ साथ महल में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को आग में जलाकर मारने वाला है। लेकिन देवेंद्र नाथ अब उस जगह पर फंस जाता है जहाँ पर की रूहान ने गंगा जल छिड़क कर रखा हुआ था, इसलिए अब वो कहीं पर भी नहीं जा सकता है, वो एक जगह पर खड़ा रहेगा। अब राज पुरोहित इन दोनों बहनों को इस वक्त अगर आप देखोगे ना तो माधुरी दीक्षित का जो एक्टिंग है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही लचक मचक हो गया था, लेकिन ठीक है चलता है। आग देता सूट तो नहीं करी थी और इसे मंजुलिका, जलाने के लिए कहता एज अ है। मंजुलिका लेकिन सूट इस तो नहीं बार करी थी, लेकिन दोनों एक्टिंग अच्छा बहनें करी। ऐसा नहीं करती है। वो कहती है कि 200 साल पहले जो उन्होंने गलती की थी वो इस बार वो ये गलती नहीं करेंगे। 200 साल बाद उनका पुनर्जन्म हुआ है, इसे मारने के लिए नहीं बल्कि इस गलती को सुधारने के लिए। हमें अपने भाई को समझना चाहिए था, लेकिन गद्दी के लालच में हमने अपने भाई को ही मरवा दिया, जबकि उसे तो गद्दी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब दोनों बहनें उसे आग में नहीं जलाती हैं और उसे कहती हैं कि लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, अगर जान किसी की जानी चाहिए तो वो हम दोनों बहनें हैं। लेकिन देवेंद्र नाथ यहाँ अपनी दोनों बहनों को भी माफ कर देता है, क्योंकि देवेंद्र नाथ अपनी दोनों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और जब आज वो उससे माफी मांग रही हैं तो देवेंद्र नाथ उन्हें माफ कर देता है। आखिर में मालूम चलता है कि ये दोनों बहनें एक्सीडेंटली यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ मलिका जो है वो सचमुच ही हेरिटेज के लिए काम करती है, तो वहीं यहाँ पर हमें मंदिरा के बारे में मालूम चलता है कि वो दरअसल में एसीपी राठौर है जो कि रूह बाबा को ढूंढ रही है। तो दोस्तों, निर्देशक के रूप में अनीस बाज़मी को इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज्यादा समय हो गया है। उन्होंने बदलते वक्त के साथ नए ट्रेंड को भी अपनाया है। उनकी भूल भुलैया 3 साइकोलॉजिकल थ्रिलर की वजह आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक स्पेस में है। तो ये आप लोगों ने देख लिया भूल भुलैया 3 का मूवी एक्सप्लेनेशन, पूरा का पूरा स्टोरी। वैसे बंदे ने लास्ट का जो एंडिंग वाला सीन है उसका विजुअल्स नहीं बताया कि एक्चुअली में किस तरीके से जला, किस तरीके से मंजुलिका का लुक था, वो तो शायद इसमें दिखाया नहीं, लेकिन और ऐसे दूसरे मूवीज एक्सप्लेनेशन जाओगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। बट स्टोरी बंदे ने पूरा डिटेल में बताया, तो जाके आप ओरिजिनल चैनल मूवीज टाइम्स को जाके आप ज़रूर से चेकआउट करना, सब्सक्राइब करना। बहुत ही अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेनेशन दिया है मूवी को लेकर। और यस, भूल भुलैया 3 अगर आप देखने के लिए जा रहे हो तो इतना ज़्यादा आपको लॉजिक मत लेके जाना, एक एंटरटेनमेंट है। पहला हाफ आपको थोड़ा इतना ज़्यादा हंसाएगा नहीं, ओके ओके लगेगा। सेकंड हाफ से मेन सीन आपको देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाएगा, बट फिर भी एक वन टाइम वॉच मूवी है, फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। अगर सैटरडे संडे तो जाओ जाके एंजॉय करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मूवीज़ के रिलेटेड ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। सो तब तक के लिए